तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, बात बता दिए थे, हिस्ट्री का हम बता रहे थे। जब वीडियो लेक्चर नंबर आप देख लीजिएगा 12, ठीक है। उस 12 में अंतिम में हमने बोला है कि अब जो है क्या करेंगे, सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट करेंगे और फाउंडेशन तो पढ़ाएंगे ही, ऐसा थोड़ी है कि फाउंडेशन छोड़ देंगे। तो यह जो सिलेक्शन सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यह जो है आपका क्या होगा, जीके जीएस के लिए रामबाण साबित होगी, ठीक है। जो भी एग्जाम आपकी आएगी, जैसे कि आज 1 अगस्त है, इसमें क्या है जी, तो इसमें आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है, उसके बाद में बिहार पुलिस का एग्जाम है, फिर आगामी आने वाली है वैकेंसी बिहार दरोगा की, उसके बाद में अगले मंथ में आपका एमटीएस का हो जाएगा, ठीक है। तो यह सब जीके जीएस जो है आपका रामबाण साबित होगा एग्जाम को फोड़ने में, यह सब एग्जाम को, ठीक है। तो इसमें हम सब विषय पढ़ाने वाले हैं आपको, जैसा कि पता होगा कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और साइंस टेक के बारे में भी बताएंगे, उसके बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो यह सब क्या करेंगे, इन डिटेल बताएंगे। जो आपका सवाल जो है ना बनेगा वह सब बताते चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहानी वह बताए जो एग्जाम से रिलेटेड ही नहीं हो। तो सिलेक्शन सीरीज जो है एग्जाम को फोड़ने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अच्छा होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा आप, सिलेक्शन सीरीज। और यह सिलेक्शन सीरीज जो है बहुत ही अच्छा सीरीज, हम अपने तरफ से बेस्ट प्रयास करेंगे, आप अच्छा से पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। तो सिलेक्शन सीरीज, ठीक है, इसका जो है ना हम बात बता दिए थे पिछला वीडियो में कि कल की क्लास में क्या करेंगे, सिलेक्शन सीरीज को दिखाएंगे, ठीक है। और यह सिलेक्शन सीरीज जो है ना एग्जाम को फोड़ने में रामबाण साबित होगी। संपूर्ण जीके जीएस यहाँ पर क्या करेंगे, बताएंगे, और वह बताएंगे ना जो एग्जाम में छपेगी, ऐसा नहीं कि कहानी बताते चलेंगे। तो चलिए बात को नहीं बनाएंगे और सीधा अब मुद्दे की बात करता हूं। तो आज जो है इतिहास के बारे में बताने वाले हैं, इतिहास को लपेट लेंगे, जियोग्राफी को लपेटेंगे, पॉलिटिकल साइंस को लपेटेंगे शॉर्ट में, ठीक है। तो चलिए आज जो है हम किसको देखेंगे, तो इतिहास को देखेंगे। समझ में आई बात, इतिहास को देखेंगे। अब पहला बात कि इतिहास के फादर कौन है, इतिहास के कितने भाग है, तो यह सब कभी कदाल सवाल जो है ना पूछ देता है। तो इतिहास को जो है 3 भाग होता है, एक होता है आपका प्राक ऐतिहासिक, दूसरा होता है आध ऐतिहासिक, और उसके बाद में तीसरा होता है आपका ऐतिहासिक, ठीक है। ऐतिहासिक, समझ में आई बात। प्राक ऐतिहासिक आध हो गया और ऐतिहासिक हो गया। इसमें क्या है, तो इसमें जो है ना पढ़ा लिखा नहीं जा सकता है, कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। ना पढ़ा जा सकता है ना लिखा जा सकता है, कुछ नहीं है जी, ठीक है। इसमें मिला हुआ जो है ना साक्ष्य, ना पढ़ा जा सकता है ना लिखा हुआ जा सकता है, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ है कि प्राक ऐतिहासिक में ऐसा ऐतिहासिक कालखंड था जिसमें लोगों के ना लिखने की आदत थी ना पढ़ने की आदत थी। तो कुछ ना लिखा गया है और ना पढ़ा गया है, ना लिखा हुआ चीज, ना लिखा हुआ और ना पढ़ा हुआ, ना लिखा हुआ और ना पढ़ा जा सकता है और ना पढ़ा जा सकता है। मतलब कि ना लिखा जा सकता है ना पढ़ा जा सकता है। यह कहां पर है, तो यह प्राक ऐतिहासिक में बात बताई गई है। उसके बाद में आध ऐतिहासिक में क्या है, तो आध ऐतिहासिक में लिखा हुआ साक्ष्य मिला है जबकि उसे पढ़ा नहीं जा सकता। लिखा हुआ मिला है, लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। शॉर्ट में लिखते चलेंगे, पढ़ा नहीं जा सकता। ऐतिहासिक का 3 भाग होता है आपका, जैसे कि प्राचीन काल हो गया, ठीक है, प्राचीन काल हो गया। आप अच्छा से देखते चलिएगा, यह सब इन डिटेल हम अब तो बताए ही है, ठीक है। प्राचीन काल हो गया, उसके बाद में मध्य काल हो गया, और उसके बाद में आधुनिक काल, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक हो गया, ठीक है। आधुनिक समझते चलिएगा। आधुनिक इसमें क्या है, तो इसमें मेरे दोस्त पढ़ा भी जा सकता है एवं लिखा भी जा सकता है। इसमें जो साक्ष्य मिला है वह दोनों मिला है। इसमें जो मिला है तो इसमें पढ़ा भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है। तो पढ़ा हुआ और लिखा हुआ साक्ष्य कहाँ मिला है, तो ऐतिहासिक में इसमें लिखा हुआ मिला है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता। क्या लिखा है पता ही नहीं है। और उसके बाद में प्राक ऐतिहासिक में ना लिखा हुआ कुछ मिला है और ना पढ़ा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में प्राक ऐतिहासिक का भी 3 कालखंड होता है। प्राक ऐतिहासिक, प्राक का क्या होता है, तो प्राक का भी 3 कालखंड होता है। पहला हो गया आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्राक ऐतिहासिक को हम लोग पाषाण काल भी बोलते हैं, पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण काल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे हथियार के रूप में पत्थर का प्रयोग होता था। हथियार के रूप में पत्थर, ठीक है, हथियार के रूप में पत्थर का प्रयोग होता है। और इसका 3 कालखंड है। 3 कालखंड कौन कौन है, तो 3 कालखंड ध्यान से समझते चलना, थोड़ा सा तो हम बताएंगे ही तेज। इसका 3 कालखंड है। 3 कालखंड में कौन है, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पहला हो गया पूरा पाषाण,
पूरा पाषाण काल, इसमें क्या होता है, आग की खोज होती है। और इसका कालखंड याद रखिएगा कहां से कहां तक है, तो 25 लाख से लेकर के 12,000 साल तक, 25 लाख से लेकर के 12,000 साल तक इसका क्या है, कालखंड। आग की खोज, आग की खोज होता है किस कालखंड में, तो आग की खोज होता है पूरा पाषाण काल में। इसमें व्यक्ति जो है ना कैसे भोजन करता था, तो इसमें व्यक्ति जो है ना वह आपका भोजन जिस तरह से आदि मानव थे, आदि मानव उसी काल में थे जी। और आदि मानव कैसे भोजन करता था, तो मांस को खा जाता था, कच्चे मांस खा जाता था, ठीक है। इसी में क्या थे, आदि मानव थे। याद रखना मेरे दोस्त, आदि मानव किस कालखंड में थे, तो आदि मानव जो है ना पूरा पाषाण कालखंड में थे, ठीक है। उसके बाद में मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में क्या होता है, तो मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम, मतलब कि मुर्दे अंत्येष्टि कार्यक्रम कहने का अर्थ है ना कि व्यक्ति को जलाने की परंपरा जो है कहां से स्टार्ट होती है, तो मध्य पाषाण काल से होती है। लिख लो अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि कार्यक्रम, समझ में आई बात। और इसमें भोजन कैसे करता था, सब तो खाद्य संग्रह द्वारा ही करता था, ठीक है। खाद्य संग्रह द्वारा भोजन करता था, इसमें ही जैसे आदि मानव करते थे, ठीक है। आदि मानव पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम, मतलब कि मृत व्यक्ति को जलाना, मृत व्यक्ति को जलाना, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ध्यान से समझते चलो। मृत व्यक्ति को जलाना, उसके बाद में खाना जो है ना भोजन खाद्य संग्रह द्वारा, भोजन खाद्य संग्रह द्वारा, खाद्य संग्रह द्वारा, ठीक है। जो जो हमारे ब्रेन में है इंपॉर्टेंट बात वह बात बताते चलेंगे। अंत्येष्टि कार्यक्रम, मृत व्यक्ति को जलाना, भोजन खाद्य संग्रह द्वारा। खाद्य संग्रह कहने का मतलब होता है कि जिस तरह से आदि मानव भोजन करते थे उसी तरह से इसमें भी भोजन होती थी। और उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए, तीसरा में क्या हो जाएगा आपका, तो नव पाषाण काल, ठीक है। नव पाषाण काल, इसका कालखंड लिख लो, नव पाषाण काल खंड। इसका जो है मध्य पाषाण काल 25 से 12,000, यहाँ से 12 से लेकर के 5,000 साल तक। और उसके बाद में यहाँ से 5,000 से लेकर के 3,000 साल तक, 5,000 से लेकर के 3 के, 1 के का वैल्यू होता है आपका 1,000, ठीक है। तो नव पाषाण काल, नव पाषाण काल में क्या होता है, तो नव पाषाण काल में जो है ना तांबा की खोज होती है, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। खोज जो है यहाँ पर क्या हुआ, तो खोज जो है तांबा हुआ, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ताम्र पाषाण काल बोला जाता है। तो किस काल को जो है ना आपको ताम्र पाषाण काल बोला जाता है, तो नव पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल बोला जाता है। इसी में क्या होती है, खेती होती है। और पहली बार खेती कहां पर होती है, तो गेहूं और जौ का खेती होता है। गेहूं एवं जौ, और गेहूं जौ कहां पर उगाए जाते हैं, तो मेरे दोस्त गेहूं जो है ना वह पाकिस्तान में उगाए जाते हैं। पाकिस्तान में कहां पर, तो मेहरगढ़ और सुलेमान कीर्तन पहाड़ियों के बीच। मेहरगढ़ ध्यान से समझ लो, मेहरगढ़ एवं कीर्तन पहाड़ी, मेहरगढ़ एवं कीर्तन पहाड़ियों के बीच। मेहरगढ़ पहला पाकिस्तान में मेहरगढ़ में होता है, और सुलेमान एवं कीर्तन पहाड़ी के बीच, सुलेमान एवं कीर्तन पहाड़ी पड़ता है जी, कीर्तन पहाड़ी के बीच। समझ में आई बात, कहां पर खेती होता है, तो पाक के मेहरगढ़ में पहला खेती होता है गेहूं का। और पाक के मेहरगढ़ में गेहूं का खेती होता है कहां पर, सुलेमान एवं कीर्तन पहाड़ी के बीच। और जौ की खेती जो है ना, जौ की खेती कहां होती है, तो जौ की खेती ईरान में होती है, ठीक है। उसके बाद में चावल की खेती कहां पर होती है, तो चावल की खेती जो है ना वह कोलडिहवा उत्तर प्रदेश में 7,000 बीसी पूर्व। याद रखना मेरे दोस्त, चावल की खेती कब होती है, तो कोलडिहवा उत्तर प्रदेश 7,000 बीसी पूर्व। लिख लो कोलडिहवा, समझ में आ रही है बात। उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है, 7,000 बीसी पूर्व होता है। समझ में आई बात। उसके बाद में इसके अलावा नोट में बात और लिख लो, 8,000 बीसी पूर्व जो है ना चावल आपका मिलता है कहां पर, तो लोहरा देव में मिलता है। और यह पीसीएस में सवाल पूछा हुआ है, लिख लीजिए। चावल जो है ना इसके अलावा जो है आपका लोहरा देव में मिलता है 8,000 बीसी पूर्व, ठीक है। 8,000 बीसी पूर्व लोहरा देव में मिलता है। समझ में आई बात, इसको मिटा दें, बोलिए समझ में आ रही है। 1 मिनट बना रहिएगा, देख लेते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। आप 1 घंटा अच्छा से जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा हिस्ट्री, ठीक है। और आपको इन डिटेल देखना है तो क्या करिए, इन डिटेल देखना है तो हम इतिहास को पूरा बता रखे हैं जी, ठीक है। उत्तर भारत का इतिहास, ठीक है। अब जो है दक्षिण भारत का इतिहास वहां पर बताएंगे। फाउंडेशन में चल रही है दक्षिण भारत की इतिहास। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट किए हैं। सिलेक्शन नाम से यह जो है रामबाण साबित होगा जीके जीएस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी लिखेंगे तो तब तो दिक्कत हो जाएगा, हमको वह बात बतानी है ना जो एग्जाम में छपेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगला लिखते चलिए। इतिहास को 3 भागों में बांटने वाला कौन है, तो इतिहास को 3 भागों में मिलने वाले धातु के आधार पर बांटने वाले क्रिश्चियन थॉमसन है। और उसके बाद में मिलने वाले भाषा के आधार पर बांटने वाले जॉन ब्रूस है। तो लिख लीजिए
क्या लिखिएगा, क्रिस्टियन थॉमसन, क्रिस्टियन थॉमसन, क्रिस्टियन थॉमसन क्या करता है, क्रिस्टियन थॉमसन मिलने वाले धातु पर बांटता है, मिलने वाले धातु के आधार पर, मिलने वाले धातु के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा, इतिहास के 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। जैसे कि आपका देख लीजिए, तांबा मिला है, तांबा बोल रहे हैं, पत्थर मिला तो पाषाण काल बोल दिया, लोहा मिला लौह युगीन बोल दिया, कांसा मिला कांस्य युगीन बोल दिया, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा लिखिए, भाषा के आधार पर कौन बांटा, लिखित और अलिखित। भाषा लिख लीजिए, लिखित और अलिखित आधार पर, लिखित अलिखित, भाषा लिखो चाहे लिखित ऐसे लिखो, भाषा लिखित आधार पर बांटने वाले कौन है, तो जॉन ब्रूस, जॉन ब्रूस है, ठीक है, जॉन ब्रूस है। समझ में आई बात, जॉन ब्रूस है। लिखित और लिखित के आधार पर, लिखित हो गया, अलिखित आधार पर, भाषा के आधार पर इतिहास को 3 भागों में कौन बांटा, तो इतिहास को 3 भागों में बांटने वाले जॉन ब्रूस है। उसके बाद में जो है ना, यह भी सवाल पूछता है कि पहली बार जो है ना आपका कंकाल जो है, मानव कंकाल कहाँ पर मिला है, तो पल्लवरन मद्रास में मिला है, ठीक है, याद रखिएगा, लिख लेता हूं, ठीक है। पहली बार कंकाल जो है ना, पहली बार मानव कंकाल कहाँ मिला, तो मानव कंकाल जो है ना पल्लवरन मद्रास में मिला, पल्लवरन मद्रास में पड़ता है, ठीक है, मद्रास में पड़ता है और यहीं पर मिलता है। उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए, गुफा चित्रकारी कहाँ मिलता है, तो गुफा चित्रकारी जो है ना, गुफा चित्रकारी भीमबेटका में मिलता है, मध्य प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश एमपी में मिलता है। उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए आप, गुफा चित्रकारी और छपरा चिरांद में मिलता है, चित्रकारी बिहार में मिलता है, बिहार में गुफा चित्रकारी कहाँ मिलता है, तो बिहार में गुफा चित्रकारी जो है ना वह छपरा चिरांद में मिलता है, जहाँ के डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, छपरा चिरांद। समझ में आई बात। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, पहली बार मानव कंकाल पल्लवरन मद्रास गुफा चित्रकारी भीमबेटका मध्य प्रदेश में, बिहार में गुफा चित्रकारी कहाँ मिली है, तो छपरा में मिली है, ठीक है, यह सब साक्ष्य मिला है जी। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो और लिख लीजिए, मृदभान जो है ना वह कहाँ पर मिला है, गेरुवर्णीय मृदभान जो है सर्वाधिक हस्तिनापुर में मिला है, गेरुवर्णीय मृदभांड का मतलब होता है घैला, मृदभांड, गेरुवर्णीय मृदभांड कहाँ पर मिला है सर्वाधिक, तो हस्तिनापुर हरियाणा, ठीक है, हस्तिनापुर हरियाणा में। समझ में आई बात, हस्तिनापुर हरियाणा में मिला है सर्वाधिक गेरुवर्णीय मृदभांड। उसके बाद में और नोट में बात लिखते चलो कि भारत का पुरातात्विक क्षेत्र के जो है, पुरातात्विक का जनक कौन है, तो कनिंघम है। और उसके बाद में भूगर्भ वैज्ञानिक तथा दुनिया का पुरातात्विक जो है ना वह कौन है, तो आपका जॉन ब्रूस है। लिख लीजिए, भारत का पुरातात्विक के जनक, भारत का पुरातात्विक का मतलब होता है ना कि यह सब जो भी सामान मिल रहा है ना, इसमें खोजने में इसका योगदान किसका रहा है भारत में, तो कनिंघम का रहा है, ठीक है। तो भारत में पुरातात्विक के जनक कौन है, तो कनिंघम जी है। याद रखना जी, पूछ देता है यह सब, कनिंघम हो गया। और उसके बाद में पहला दुनिया में या इसी को भूगर्भ वैज्ञानिक दुनिया में जो है ना, दुनिया में पुरातात्विक के जनक कौन है या भूगर्भ वैज्ञानिक इन्हीं को कहा जाता है, जॉन ब्रूस, ठीक है, जॉन ब्रूस। उसके बाद में अगला लिखते चलिए, तीसरा, इस समय जो है ना पेशा क्या था, तो इस समय जो आपको बताते हैं नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत होती है अच्छा ढंग से। अब व्यवस्थित ढंग से खेती मध्यपाषाण काल में, और व्यवस्थित ढंग से खेती आपका मिला है कहाँ पर, तो नवपाषाण काल में। लिख लीजिए, व्यवस्थित ढंग से खेती कहाँ पर होता है, व्यवस्थित ढंग से खेती कहाँ पर, तो नवपाषाण काल। इसका कालखंड याद रखिएगा, 5 से लेकर के 3000 नवपाषाण काल। समझ में आई बात। उसके बाद में और लिखते चलिए, चौथा बात, चिल्कोलिथ किस काल को कहा जाता है, तो चिल्कोलिथ जो है ना यह आपको कहा जाता है ताम्रपाषाण काल को। चिल्कोलिथ किसे कहा जाता है, चिल्कोलिथ, ठीक है, चिल्कोलिथ कहा जाता है ताम्रपाषाण काल को, ताम्रपाषाण को चिल्कोलिथ कहा जाता है। दूसरा चिल्कोलिथ हो गया। उसके बाद में मेगालिथ किसे कहा जाता है, मध्यपाषाण काल को कहा जाता है। मध्यपाषाण काल को सर्वाधिक जो है ना लाशों का ढेर कहाँ पर मिला है, 4, 5, 6 जो भी हो, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो सर्वाधिक लाशों का ढेर जो है ना वह नवपाषाण काल में मिला है जी, ठीक है। लिख लीजिए, लाशों का ढेर, यह नहीं लिखो, ठीक है,
समझ में आई बात। हड़प्पा सभ्यता बताएंगे तो वहां पर समझाते चलेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है। चिल्कोलिथ, ताम्र पाषाण काल, मेगालिथ, मध्य पाषाण काल। अब क्या बताना है, तो अब जो है हमको बताना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हेडिंग लगा लो मेरे दोस्त, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में किसने बताया, मिटा दें। चलिए, समझ में आ रही है बात, बोलिए, ध्यान से समझते चलिए। इतना बात यदि जान रहे हैं तो बधाई हो, फिर तो सवाल छूटेगा ही नहीं जी। हम अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास कर रहे हैं कि ताकि रिवीजन करा दे। यह सब तो इन डिटेल बताए हुए ही है। आप अच्छा ढंग से पढ़ लीजिए एक बार सिलेक्शन सीरीज को, ठीक है। चलो, अब क्या बताना है, हेडिंग लगा लीजिए आप, हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ठीक है। सिंधु सभ्यता, इसकी खोज जो है इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि पहली बार जो है ना सिंधु नदी के तट पर क्या होता है, इसकी जांच चलती है और उसके बाद में हड़प्पा नामक जगह पर हड़प्पा नामक जगह पर इसकी खुदाई होती है, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। तो कहानी थोड़ी बताना है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसकी खुदाई जो है ना हड़प्पा में होती है, इसीलिए जो है ना सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसके बारे में बताया कौन, तो बताया जो है ना चार्ल्स मैसन, बताया जो है चार्ल्स मैसन, ठीक है। चार्ल्स मैसन बताया। उसके बाद में खुदाई का निर्देश, खुदाई का निर्देश किसने दिया, तो खुदाई का निर्देश जो है ना वह जॉन मार्शल दिया, जॉन मार्शल, ठीक है। जॉन मार्शल दिया, समझ में आ रही है बात। और खुदाई करवाया कौन जी, तो कनिंघम, ठीक है। भारत में पुरातात्विक के जनक कौन है, तो कनिंघम है। और दुनिया के पुरातात्विक के जनक या भूगर्भ वैज्ञानिक कौन है, तो जॉन ब्रूस है। याद रखिएगा, खुदाई करवाया कनिंघम। उसके बाद में अगला लिखिएगा कि इतिहास को विज्ञान बताई कौन, क्यूरी, ठीक है। लिख लीजिए, इतिहास को विज्ञान बताने वाली कौन है, तो क्यूरी है। हड़प्पा सभ्यता जो है ना कितना दूर में फैला हुआ है, तो सिंधु सभ्यता जो है ना 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फैलाव लिख लीजिए, फैलाव जो है ना 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर लिख देता हूं, देखें 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। चलो बना लेता हूं यहां पर इस तरह से, त्रिभुजाकार ऐसा है, ठीक है। त्रिभुजाकार यहां पर जो है ना कौन सा है, तो यहां पर सुतका गैंडोर, ठीक है। सुतका गैंडोर कहां पर पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद में यहां पर मांडा जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद में यहां पर क्या पड़ता है, आलिमगीरपुर, ठीक है। आलिमगीरपुर यह कहां पर पड़ता है, मेरठ में पड़ता है। और उसके बाद में डैमाबाद कहां पर पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। डैमाबाद कहां पर पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। नदी कभी कभी पूछ देता है कि बताइए कौन कौन यहाँ पर नदी है, तो यहाँ पर डास्क नदी, किस नदी के किनारे, तो यहाँ पर डास्क नदी, जास लिखा गया जी, डास्क नदी। समझ में आ रही है बात। यह जो है चिनाव नदी। उसके बाद में यहाँ पर यह हिंडन नदी, यहाँ पर यह परवरा नदी, ठीक है। याद रखिएगा मेरे दोस्त। तो फैलाव जो है ना सिंधु सभ्यता की 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है, आकार त्रिभुजाकार। और यह त्रिभुजाकार कैसे है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पाकिस्तान हो गया पश्चिम में, यहाँ पर पूरब में हो गया आलिमगीरपुर, उत्तर में हो गया मांडा जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है चिनाव नदी के किनारे। और डैमाबाद जो है ना महाराष्ट्र में पड़ता है परवरा नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखोगे, सिंधु सभ्यता की खुदाई जो है ना करवाया कौन, तो कनिंघम करवाने वाले हैं। खुदाई जो है कनिंघम करवाने वाले हैं दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। खुदाई करवाया कनिंघम दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी, ठीक है। ढेर बच्चा तो सोच रहा होगा कि ले गलत लिख दिए, ठीक है। सिंधु सभ्यता के बारे में बताने वाले कौन है, तो जॉन मार्शल है, चार्ल्स मैसन है। खुदाई निर्देश जॉन मार्शल देते हैं, खुदाई करवाता है कनिंघम दयाराम साहनी द्वारा, ठीक है। खुदाई किसने किया, दयाराम साहनी। लिख लो दयाराम साहनी। कब जी, तो 1921 में, ठीक है। और यह हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी बोला जाता है, या सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है, ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा। और बात यहाँ पर लिख लीजिए, कहाँ पर यह खुदाई होता है, तो यह खुदाई जो है ना पाकिस्तान के माउंट गोबरी जिला, रावी नदी के किनारे, लिख लो पाकिस्तान के माउंट गोबरी जिला, ठीक है। माउंट गोबरी जिला पाकिस्तान के माउंट गोबरी जिला। और कहां पर, तो सिंधु रावी नदी, ठीक है।
रावी नदी, समझ में आई बात। तो हड़प्पा की खुदाई कराने वाले कौन है? तो दयाराम साहनी। 1921 में कराया किसने? तो कनिंघम ने कराया। यह बात को ध्यान में रखना, समझ में आ रही कि बाउंस कर रहा है। दयाराम साहनी 1921 में कराते हैं, पाकिस्तान के माउंट गोबरी जिला, रावी नदी, ठीक है, समझ में आई बात। यहां पर मिला, हड़प्पा की खुदाई में मिला, हड़प्पा खुदाई में मिला सामान, हड़प्पा खुदाई में मिला सामग्री। सामग्री कौन कौन है जी? तो सामग्री जो है ना आपका अन्नागार हो गया, अन्नागार, अन्नागार हो गया। उसके बाद में श्रम आवास हो गया, श्रम आवास हो गया। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। उसके बाद में चौथा ओखली, ओखली हो गया, ताबूत हो गया, ताबूत हो गया। RH-37 कब्रगाह हो गया, RH-37 कब्रगाह, सीधा कब्रगाह लिखो ना, RH-37 कब्रगाह। उसके बाद में ताबूत, एक श्रृंगीय जानवर, एक श्रृंगीय, एक श्रृंगीय जानवर, एक श्रृंगीय जानवर। उसके बाद में और क्या लिखेगा? एक श्रृंगीय जानवर, हाथी का खोपड़ी, हाथी का खोपड़ी लिख लो, हाथी का खोपड़ी, समझते चलिए ध्यान से, हाथी का खोपड़ी। और नोट में बात डाल करके मेरे दोस्त लिख लो कि यहाँ पर गाय का मुहर नहीं मिला है, गाय का मुहर नहीं मिला है, ठीक है, गाय का मुहर नहीं मिला, नहीं मिला है, ठीक है। सोना चांदी का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो सोना चांदी का साक्ष्य जो है ना इसी में मिला है, सोना चांदी का साक्ष्य, ठीक है। सोना चांदी का साक्ष्य कहां पर मिला है? तो हड़प्पा में मिला है। यह कैसा सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता थी। लिख लीजिए, शहरी सभ्यता। यहाँ पर रोड जो है ना एक दूसरे को समकोण में काटती थी, घर जो है सीधा रेखा में बनाए गए थे। यह कहानी बताए हैं, इन डिटेल में बताए हैं। यह कैसी सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता थी। इसका पेशा क्या था? तो पेशा जो है मेरे दोस्त, यहाँ का पेशा जो है आपका बता देता हूं, तो कृषि प्लस व्यवसाय, पशुपालन नहीं था, ठीक है। कृषि प्लस व्यवसाय, व्यवसाय, समझ में आ रही है बात? कृषि प्लस व्यवसाय। यह किसको मानते थे? हड़प्पा के लोग मातृसत्तात्मक को मानते थे। हड़प्पा के लोग किसको मानते थे? मातृसत्तात्मक। समाज कैसी थी? तो मातृसत्तात्मक थी। माता को महत्व दिया जाता था, मातृसत्तात्मक समाज थी। याद रखिएगा कैसा समाज थी? मातृसत्तात्मक समाज थी। और उसके बाद में और लिखते चलिए, मातृसत्तात्मक समाज हो गया। और यहाँ पर देवता कौन था? पशुपति पारस, ठीक है। पशुपति पारस मत बोलो, पशुपति, पशुपति पारस तो रामविलास पासवान जी के भाई हो जाएंगे जी। पशुपति मतलब भगवान शिव की पूजा करते थे। देवता जो है ना हड़प्पा का देवता कौन? तो हड़प्पा काल के देवता पशुपति, भगवान शिव। पशुपति। वाट जो है ना बटखारा, वाट 16 kg, ठीक है। वाट जो हो गया आपका बटखारा 16 kg से कम नहीं होता था। अब हेडिंग लगा लीजिए आपका, सिंधु सभ्यता के बाद मोहनजोदड़ो। मिटा दें? बोलिए, समझ में आ रही है बात? इन डिटेल समझते चलिए, इन डिटेल नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट बात है वो बात बता रहे हैं जी। हड़प्पा में इतना ही बात थोड़ी बताए थे, ठीक है। हमारी प्रयास है ना कि मात्र 2 से 3 क्लास में क्या कर दे, आपका पूरा जो है ना उत्तर भारत का इतिहास उसको ले डूबे, ठीक है। समझ में आई बात? 2 क्लास काफी है, 1 क्लास में तो पहुंच ही जाएंगे, बौद्ध धर्म खत्म कर देंगे आज। ध्यान से समझते चलो, ठीक है। चलिए, रिवीजन करने का एकमात्र सबसे बढ़िया उपाय हमने ढूंढ लिया है, ठीक है। प्लस में सिलेक्शन सीरीज भी लगा दिया और रिवीजन भी आप लोग की हो जाएगी यदि आप अच्छा से पढ़े हैं तो, ठीक है। चलिए, उसके बाद में अब क्या बताना है? अब बताना है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, 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 इसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है मृतकों का टीला। सीधे सवाल पूछता है, मृतकों का टीला, ठीक है। अर्थ होता है मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, ठीक है। इसकी खुदाई किसने कराया? तो खुदाई जो है ना राखल दास बनर्जी। खुदाई जो है, अरे ससुर लिखो ना, खुदाई जो है ना राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। कब जी? 1922 में। कहां पर? पाकिस्तान के लड़काना जिला। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी। लिख लो, राखल दास बनर्जी। पाक के लड़काना जिला, लड़काना जिला कहां पर पड़ता है? सिंधु नदी के समीप। सिंधु नदी, नदी पूछ देता है कभी कभी, सिंधु नदी, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। लाश जो है अस्त व्यस्त मिली है, ठीक है। उसके बाद में मिला सामग्री, क्या क्या मिला? सीधे सवाल पूछेगा। सामग्री में मिला पुरोहित आवास, पुरोहित आवास मिला। उसके बाद में दूसरा लिख लो, अन्नागार मिला, अन्नागार, अन्नागार। और यह जो है महत्वपूर्ण था, ठीक है, महत्वपूर्ण एवं हड़प्पा से बड़ा,
हड़प्पा से बड़ा था, हड़प्पा में भी मिला है, लेकिन इससे छोटा था हड़प्पा में, अन्नागार हो गया। उसके बाद में पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति। उसके बाद में अगला लिख लीजिए सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, घर में कुआं, पांचवा कुआं, सीधा लिखो कुआं। उसके बाद में चौड़ी सड़क, चौड़ी सड़क हो गया। उसके बाद में नर्तकी, नर्तकी। उसके बाद में तांबा का ढेर, तांबा का ढेर, ठीक है, तांबा का ढेर। समझ में आई बात? सूती वस्त्र, कुआं, चौड़ी सड़क, नर्तकी, तांबा का ढेर, यह सब कहाँ मिला है? तो यह जो है ना मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिला है। उसके बाद में मोहनजोदड़ो के बाद तीसरा हेडिंग लगा लीजिए चंदहुदरो, ठीक है, चंदहुदरो। तीसरा हेडिंग लगा लीजिए चंदहुदरो, ठीक है, चंदहुदरो। यह खुदाई कहाँ पर होता है? तो यह खुदाई होता है, आपका निर्देश देता है जेएच मैक, और खुदाई करता जो है, करवाने वाला है आपका निर्देश जेएच मैक और गोपाल मजूमदार के द्वारा जो है ना यह खुदाई होती है पाकिस्तान के नवाबशाह जिला। यह भी पड़ता है सिंधु नदी, लिख लो। निर्देश जो है ना किसने दिया? तो निर्देश जो है ना वह देने वाले व्यक्ति है जेएच मैक, ठीक है, जेएच मैक। खुदाई कराया, खुदाई कराया, खुदाई कराया, ठीक है, खुदाई कराया। किसने निर्देश दिया, बताया जेएच मैक ने, लेकिन खुदाई किसने कराया? गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार। उसके बाद में कहां पर? तो पाकिस्तान के नवाबशाह जिला, पाकिस्तान के नवाबशाह, नवाबशाह जिला, पाकिस्तान के नवाबशाह जिला, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी। नदी याद रखिएगा। क्या क्या मिला? तो यहाँ पर सामग्री मिला, मेकअप वगैरह जी, महिला से संबंधित है, महिला से संबंधित सामान मिला है, महिला से संबंधित, ध्यान से सुनते चलो, महिला से संबंधित सामान, ठीक है, कहां पर मिला है? तो यह मिला है चंदहुदरो में। क्या क्या मिला है? मेकअप, ठीक है, मेकअप, लिपस्टिक, ठीक है, लिपस्टिक, बिंदी, काजल, ठीक है, बिंदी हो गया, बिंदु लिखा गया जी, बिंदी, टिकुली, बिंदु, बिंदी, 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 बिंदी। उसके बाद में सिंदूर, सब यहीं पर मिला है जी, बिंदी हो गया, सिंदूर हो गया। उसके बाद में सबसे ज्यादा पूछता है ना कुत्ता बिल्ली के पैर के निशान, अलंकृत ईंट, सुई धागा, सब यहीं पर मिला है। कुत्ता बिल्ली के पैर के निशान, कुत्ता बिल्ली के पैर के निशान, कुत्ता बिल्ली के पैर के निशान। उसके बाद में अगला कुत्ता बिल्ली के पैर के निशान। छठा सुई धागा, सुई धागा कहां पर मिला है? तो सुई धागा मिला है चंदहुदरो में। सातवां सुई धागा के बाद अगला लिख लीजिए अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट कहने का मतलब है ना कि डिजाइनिंग किया हुआ ईंट था। चलिए मिटार दे, चलो अगला हेडिंग लगा लीजिए सुतका गैंडोर, मिटार दे। चलो समझ में आ रही है बात? 3 नंबर के बाद 4 नंबर, मैं नंबर थोड़ी गिन रहा हूं, बस आसपास की सवाल को लपेट रहा हूं। माँ तेरे हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाऊंगा, सपने बड़ा देखना, ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा बात। छोटा सपना अपराध होता है, और यदि बड़ा सपना देख लिए तो मेहनत भी बड़ा भी करना पड़ेगा जी। ऐसा नहीं कि सपना देखने से नहीं कुछ होता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए चौथा, चंदहुदरो के बाद सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर। और कहां पर पड़ता है? तो सुतका गैंडोर पड़ता है पाकिस्तान में, डास्क नदी के किनारे। अभी बताए ना यह कहां पर है? तो पाकिस्तान में डास्क नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने किया था? तो ओरन स्टाइन ने किया था, लिख लीजिए। खोजकर्ता, खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन है? तो ओरन स्टाइन, ओरन स्टाइन, ठीक है, ओरन स्टाइन। उसके बाद में अगला कहां पर होता है? तो पाकिस्तान के सुतका गैंडोर, पाकिस्तान के कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के पूर्वी, पाकिस्तान में पड़ता है। पाक के कहां पर? डास नदी, पाक के डास नदी, डास नदी। यह क्या है जी? तो छोटा बंदरगाह है, यह क्या है? छोटा बंदरगाह है, ठीक है, छोटा बंदरगाह। और पांचवा लिख लीजिए सुतका गैंडोर के बारे में बता दिए, इसकी खोज करता ज्यादातर पूछता है। और कहां पर है सुतका गैंडोर? तो डास नदी के किनारे है, पाकिस्तान के डास नदी, और यह एक छोटा सा बंदरगाह है, ठीक है। उसके बाद में अगला लिख लीजिए रोपड़, रोपड़ कहां पर पड़ता है? पंजाब में पड़ता है, ठीक है, रोपड़ पंजाब में पड़ता है। यहाँ खोजकर्ता कौन है? तो यहाँ पर खोजकर्ता जो है ना, इसकी खोजकर्ता आपको बताते सब सिंधु नदी की सभ्यता की खुदाई में मिला हुआ यह जगह है जी, ठीक है। और कौन कौन कहां मिला वही बात तो बता रहे हैं। रोपड़ पंजाब में पड़ा है, इसके पंजाब में पड़ता है। इसकी खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा, लिख लो। खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त
शर्मा, ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा कहां पर, तो सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी। समझ में आई बात। सामग्री क्या क्या मिला है, तो यहाँ विशेष महत्व है आपका कि कुत्तों के साथ साथ व्यक्ति के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है। लिख लीजिए, व्यक्ति के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है, कुत्तों को भी दफनाया गया है, दफनाया गया है, ठीक है, दफनाया गया है। खोज करता यज्ञदत्त शर्मा, सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी। उसके बाद में छठा क्या लिखिएगा, रोपर हो गया आपका हरियाणा, बनवाली, ठीक है, बनवाली। बनवाली कहां पर पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, हरियाणा में बनवाली पड़ता है। और यहाँ खोजकर्ता जो है कौन है, तो यहाँ खोजकर्ता रविंद्रनाथ। लिख लो, खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता जो है ना रविंद्र सिंह, ठीक है, रविंद्र शर्मा, सिंह नहीं जी, रविंद्र शर्मा, ठीक है। खोजकर्ता कौन है, रविंद्र शर्मा, रविंद्र शर्मा, ठीक है, रविंद्र शर्मा खोजकर्ता। यहाँ पर देखो यह कहाँ पड़ता है, तो यह जो है ना हिसार जिला में पड़ता है। और यह भी कहाँ है, तो हिसार जिला पड़ता है आपका पाकिस्तान में। और इसको हम लोग बोलते हैं रंगोई नदी के किनारे, या इसी को सरस्वती नदी बोला जाता है। लिख लो, खोजकर्ता रविंद्र शर्मा, पाकिस्तान बोल दिए, वेरी सॉरी, हरियाणा ना जी, ठीक है। खोजकर्ता रविंद्र शर्मा, फ्लो में निकल जाता है। रविंद्र शर्मा कहां पर, हिसार जिला, हिसार जिला, ठीक है, हिसार जिला। और यह कहां पर पड़ता है, हिसार जिला, तो यह सब हरियाणा में पड़ता है। और हिसार जिला है कहां पर, तो रंगोई नदी, इसी को सरस्वती नदी भी बोला जाता है, ठीक है। वैदिक काल में सरस्वती नदी को घग्गर नदी बोला जाता है, ठीक है। बोलिए, हिसार जिला कहां पर, रंगोई नदी, रंगोई नदी, ठीक है, रंगोई नदी। समझ में आई बात, रंगोई नदी, और इसी को बोला जाता है सरस्वती नदी, रंगोई नदी। हिसार जिला रंगोई नदी, ठीक है, सरस्वती नदी नहीं, हिसार जिला रंगोई नदी। समझ में आई बात, सरस्वती नदी नहीं होगा। यहाँ बनवाली में क्या मिला है, तो बनवाली में जो है ना यहाँ पर मिला है आपका नली का साक्ष्य नहीं मिला है, सड़क जो है टेढ़ी मेढ़ी, और मिट्टी का हल मिला है। सामग्री क्या मिला, तो यहाँ सामग्री जो है ना मिट्टी का हल, मिट्टी का हल मिला। उसके बाद में और क्या मिला, मिट्टी का हल, सड़क टेढ़े मेढ़े, सड़क टेढ़े मेढ़े, ठीक है, सड़क टेढ़े मेढ़े। उसके बाद में मिट्टी का हल, सड़क टेढ़े मेढ़े, और उसके बाद में सिक्का, मिट्टी का सिक्का यहीं पर मिला है जी, मिट्टी का सिक्का, मिट्टी का सिक्का। समझ में आई बात, कहां मिला, तो यहीं पर मिला है। और नोट में लिख लीजिए, नली का साक्ष्य नहीं मिला है, नली का साक्ष्य, नली का साक्ष्य नहीं मिला, नली का साक्ष्य नहीं मिला। समझ में आई बात। और दूसरा बात लिख लो, युगल समाधान कहां पर मिला है, तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिला है, जो सती प्रथा की क्या करता है, इशारा करता है। क्योंकि एक साथ जो है ना 2 लाश को दफनाया गया है, तो कहने का अर्थ है कि सती प्रथा ही होगी, ठीक है। सती प्रथा भी हुआ होगा कि जिसकी पत्नी में पति मर जाता था, उस पत्नी को क्या किया जाता था, पति के साथ दफना दिया जाता था। समझ में आई बात। वो तो मध्यपाषाण काल में क्या हुआ, मृत व्यक्ति को जलाने का काम किया गया। सर्वाधिक मृत व्यक्ति जो है ना उसका लाश कहां पर मिला है, तो यह जो है ना नवपाषाण काल में मिला है स्थल। समझे बात, मृत व्यक्तियों का सर्वाधिक स्थल कहां पर मिला है, तो नवपाषाण काल में मिली है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, ताम्रपाषाण काल नवपाषाण काल को कहा जाता है, ठीक है। नली का साक्ष्य नहीं मिला है। और क्या लिखिएगा, तो युगल समाधान कहां पर मिला है, तो युगल समाधान, युगल समाधान जो है ना यह कहां मिला है, तो हड़प्पा की खुदाई में मिला है। हड़प्पा की खुदाई में मिलता है, जो करता क्या है, इशारा करता है सती प्रथा की ओर। सती प्रथा का अंत किसने किया, विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय, ठीक है। समझ में आई बात, युगल समाधान हड़प्पा, ठीक है। सती प्रथा का अभिलेख से भी पता चलता है, एरन अभिलेख, ठीक है। एरन अभिलेख भानुगुप्त के समय कल की क्लास में बताए हैं, गुप्त वंश में। समझ में आ रही है, बोलिए। एरन अभिलेख से पता चलता है सती प्रथा की, और इसकी अंत करने वाले कौन है, तो विलियम बेंटिक और उसके बाद में राजा राम मोहन राय, ठीक है। युगल समाधान हड़प्पा में इशारा करता है सती प्रथा की ओर, सती प्रथा की ओर, सती प्रथा की ओर। मिटा दें, बोलिए। या 6 नंबर 7 नंबर अगला हेडिंग लगा लीजिए, क्या, तो अगला हेडिंग लगा लीजिए कालीबंगा, राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला पड़ता है जी, सरस्वती नदी, या इसी को घग्गर नदी बोलते हैं। चलिए लिख लीजिए, कालीबंगा, कालीबंगा कहां पर पड़ता है, राजस्थान में। कालीबंगा सतमा, कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है। चलिए, कालीबंगा सतमा, कालीबंगा,
कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है? तो कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। इसका खोजकर्ता कौन है? बगल में लिखो जी यहाँ पर, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान में खोजकर्ता कौन है? तो खोज करने वाले हैं आपका बीके लाल, एके थापर और बीबी लाल। एके थापर, ठीक है, एके थापर काली बीबी चूड़ी मांगे, एके थापर मारो कि बीबी लाल हो जाए। तो एके थापर एवं बात बताए थे ना जी, एके थापर एवं बीबी लाल, बीबी लाल। उसके बाद में यह कहां पर? तो राजस्थान के हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ी जिला। ठीक है, राजस्थान के कहां पर? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिला में यह मिला है घग्गर नदी। ठीक है, लिख लीजिए, एके थापर एवं बीबी लाल, बीबी लाल राजस्थान के कहां पर? हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ी जिला, हनुमानगढ़ी जिला। कहां पर? तो सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। और इस नदी को वैदिक काल में घग्गर नदी बोला गया है, घग्गर, घग्गर नदी। समझ में आई बात? वैदिक काल में सरस्वती नदी को घग्गर नदी बोला जाता है, झेलम को बितस्ता बोला जाता है, रावी को परसमी बोला जाता है, सतलज को शत्रुदी बोला जाता है। ठीक है, गंडक को सलानीरा बोला जाता है। ठीक है, बोलिए, तो यह सब बात अभी बताते हैं। सिंधु को सिंध बोला जाता है, समझ में आई बात? बोलिए, व्यास को विपाशा बोला जाता है, बसु नहीं विपाशा। ठीक है, तो खोज एके थापर एवं बीबी लाल, हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ी जिला, सरस्वती नदी, घग्गर नदी। क्या क्या सामग्री मिला? तो यहाँ पर सामग्री मिला है जोता हुआ खेत, जोता हुआ खेत। ठीक है, जोता हुआ खेत। उसके बाद में काली चूड़ी, चूड़ी का साक्ष्य कहां पर मिला है? तो चूड़ी का साक्ष्य कालीबंगा में मिला है, जबकि चंद हुदरों में महिलाएं से संबंधित मिली है मेकअप, लिपस्टिक, काजल। ठीक है, जबकि चूड़ी जो है ना, सॉरी, ठीक है, चूड़ी कहां पर मिला है? तो यह मिला है आपका कालीबंगा राजस्थान में, जोता हुआ खेत, चूड़ी। उसके बाद में कर्मकांड, कर्मकांड कहां पर मिला है? तो सब यह मिला है आपका कालीबंगा में। और नोट में बात डाल करके लिख लीजिए, क्या लिखिएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग कहां से आए थे? तो यह जो है ना पश्चिमी एशिया से आए थे, इसी को सुमेरु बोला जाता है। और कल्चर किससे मिलता है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलता है। ठीक है, लिख लीजिए, लोग कहां से आए थे? सिंधु सभ्यता के लोग आए थे, सिंधु सभ्यता के लोग आए थे, सिंधु सभ्यता के लोग आए थे। कहां से आए थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग आए थे पश्चिमी एशिया से, पश्चिमी एशिया से, पूर्वी हो गया, पश्चिमी लिखो, पश्चिम एशिया से आए थे, जिसको इस सभ्यता का पश्चिम एशिया सुमेरु बोलते हैं, सुमेरु। ठीक है, सुमेरु। कल्चर किससे मिलता है? तो कल्चर मिलता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता यह इराक में पड़ता है जी। मेसोपोटामिया इराक में दो नदी बहती है, यूफ्रेटस एवं तिब्री। और यहाँ पर रह रहे लोगों को क्या कहा गया है? मेसोपोटामिया कहा गया है। यह सबसे पुरानी सभ्यता है। लपेट ले इसको, बोलिए, मेसोपोटामिया को चलो लपेट लेता हूं। यह जो है सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है, सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया। 5000 बीसी पूर्व की क्या है जी? यह सभ्यता है। यह इराक में पड़ता है। ठीक है, इराक में पड़ता है। और यहाँ पर दो नदी बहती है, यूफ्रेटस एवं तिब्री। और यहाँ पर रह रहे लोगों को क्या कहा जाता है? लोगों। ठीक है, यहाँ पर रह रहे लोगों को कहा जाता है मेसोपोटामिया। यह नदी दो प्रमुख नदी है, कौन कौन है? तो यूफ्रेटस, यूफ्रेटस एवं तिब्री। ठीक है, तिबरी, ढिबरी नहीं, तिबरी। ठीक है, यूफ्रेटस एवं तिब्री। यहाँ पर रह रहे लोगों को क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया कहा जाता है। यह 5000 बीसी पूर्व की सभ्यता है। यह कैसी सभ्यता है? तो ग्रामीण सभ्यता है। याद रखना मेरे गो दोस्त। ठीक है, यह कैसी सभ्यता है? तो ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, जबकि हड़प्पा की सभ्यता शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता कैसे हम लोग पता कर लिए? क्योंकि सड़क जो है ना समकोण पर काटती थी, पूरब से पश्चिम की तरफ सड़क थी। ठीक है, एक सीरीज में घर को बनाया गया था, घर की दरवाजा रोड से उधर साइड में खुलता था, रोड पर नहीं खुलता था। इसीलिए हमको पता चल गया कि यह सब एक डिजाइनिंग जो है शहर में होती है। नली जो है ढका हुआ मिला है, समझ में आई बात? तो यह सब क्या? सिंधु सभ्यता की विशेषता है। और उसके बाद में और मेसोपोटामिया की सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता 5000 बीसी पूर्व, नदी यूफ्रेटस एवं तिब्री। तिब्री हो गया ग्रामीण सभ्यता। इसका जो है ना 4 कालखंड है जी, बेबीलोन, असीरिया, कैटरिया। ठीक है, असीरिया, कैटरिया, बेबीलोन। बेबीलोन में ही क्या हो जाता है? सीरिया, असीरिया, सीरिया, असीरिया, कैटरिया और बेबीलोन, 4 यश का कालखंड हो गया, कालखंड चाल हो गया। और बेबीलोन में ही सिकंदर के घोड़ा की मृत्यु हो जाती है 323 ईसी पूर्व। ठीक है, यह बात बताए हैं ना सिकंदर के बारे में। बोलिए, तो सबसे पुरानी सभ्यता 5000 बीसी पूर्व, यूफ्रेटस एवं तिब्री, ग्रामीण सभ्यता। और क्या लिखिएगा?
ठीक है। और हम लिखना चाह रहे थे यहाँ नोट में कुछ बात, ठीक है। सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता कालखंड के सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो राखी गढ़ी, दूसरा आपका धौलावीरा है, तीसरा जो है ना आपका, तीसरा है आपका मोहनजोदड़ो, और चौथा है हड़प्पा, और शहर जो है आपका फिर से मोहनजोदड़ो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, लिख लो। हड़प्पा का सबसे बड़ा, हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल कौन हो गया? तो राखी गढ़ी, ठीक है। दूसरा कौन हो जाएगा? तो दूसरा जो है ना स्थल आपका हो जाएगा धौलावीरा। पहला मत लगा देना, धौलावीरा कहां पर पड़ता है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में पड़ता है धौलावीरा। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक सामान जो है ना वह गुजरात से ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो पहला राखी गढ़ी, दूसरा हो गया धौलावीरा, तीसरा हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो हो गया। उसके बाद में चौथा क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा आपका हड़प्पा, कटप्पा नहीं जी, हड़प्पा। और पांचवा सबसे बड़ा शहर, ये तो स्थल था, सबसे बड़ा शहर कौन है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मत लगा देना, धौलावीरा मत लगा देना। धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल है, जबकि सबसे बड़ा शहर कौन है? तो हड़प्पा का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पर लाश जो है ना कैसा मिला है? तो लाश जो है ना अस्त व्यस्त मिला है। उसके बाद में अगला हेडिंग लगा लीजिए क्या? तो अगला हेडिंग लगा लीजिए आप मृदभांड। ठीक है, मिटा दे, चलो मृदभांड। समझ में आ रही है बात? 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चालीस मिनट के क्लास में देखिए कितना बात को बता दिया। कोई स्टूडेंट, मेरे दोस्त, भाई, बंधु यदि अच्छा से पढ़ रहा होगा तो पता चल रही होगी कि हम क्या बता रहे हैं। यह सब जो है ना इतना बात बताने के लिए 10 क्लास 15 क्लास ले लेता है सब, और 40 मिनट की क्लास में हमने इतना बात को बता दिया। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए पोट्री। पोट्री का मतलब होता है मृदभांड। मृदभांड दुनिया में इसका जो है ना शुरुआत करता कौन है? तो इसका शुरुआत करता बीबी लाल। ठीक है, दुनिया में फिलिंडर और भारत में बीबी लाल। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा लीजिए मृदभांड। ठीक है, मृदभांड, 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 मृदभांड। ठीक है, मृदभांड, पॉटरी, पॉटरी, पॉटरी। ठीक है, मृदभांड, पॉटरी इसका शुरुआत करता दुनिया में, दुनिया में शुरुआत करता, दुनिया में शुरुआत करता कौन है? तो फिलिंडर। फिलिंडर भारत में पहला। दूसरा लिख लो, भारत में शुरुआत करता। पीजी वगैरह करिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट ना, तो यहाँ से सवाल आती है। मैं पीजी नहीं किया हूँ लेकिन सवाल देखा हूँ। ठीक है, भारत में शुरुआत करता, भारत में शुरुआत करता कौन है? तो भारत में शुरुआत करता फिलिंडर के बाद यहाँ बीबी लाल। ठीक है, बीबी लाल, एके थापर वाला और बीबी लाल, कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिला। सरस्वती नदी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये वैदिक काल में इसको सरस्वती नदी को घग्गर नदी बोला गया है। ठीक है, तो वही बीबी लाल की बात कर रहा हूं। उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए, हड़प्पा का मृदभांड कैसा था? तो हड़प्पा का मृदभांड गैरिक मृदभांड था, और यह किस कलर का था? रेड कलर का था। लिख लीजिए हड़प्पा का मृदभांड, हड़प्पा का मृदभांड, हड़प्पा का मृदभांड कैसा था? तो गैरिक मृदभांड, गैरिक मृदभांड, और यह किस कलर का था? तो ग्रे कलर का था। उसके बाद में चौथा लिख लो, हड़प्पा के बाद अगला वैदिक काल का मृदभांड। वैदिक काल, वैदिक काल का मृदभांड कैसा था? तो चित्रित धूसर, चित्रित धूसर। ठीक है, चित्रित धूसर, और यह कैसा था? तो यह जो था ना, यह रेड कलर, यहां लिखो यह रेड कलर, और यह जो है ना ग्रे कलर होगा। ठीक है, यह ग्रे कलर होगा। ठीक है, बोलिए यह रेड कलर और यह ग्रे होगा। उसके बाद में अगला लिख लो पांचवा, वैदिक काल के बाद महाजनपद का, महाजनपद, महाजनपद का कैसा था? तो उत्तरी काले चमकीला, उत्तरी काले चमकीला। ठीक है, उत्तरी काले चमकीला, और उसके बाद में लाल और हरा जो है ना यह कॉमन मृदभांड था। लाल, लाल, लाल एवं काला, लाल एवं काला क्या था? तो यह कॉमन मृदभांड था, कॉमन मृदभांड। उसके बाद में और नोट में एक बात डाल करके लिख लो, सिंधु सभ्यता का जो है ना नगरी से, सिंधु सभ्यता की जो निवासी थी वह कैसी थी और कहाँ के थी? तो यह भूमध्य सागरीय थी जी। ठीक है, लिख लीजिए सिंधु सभ्यता के निवासी, सिंधु सभ्यता
सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी कहाँ के थी? तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी जो है ना, सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय थी। लिख लो, भूमध्य सागरीय थी, भूमध्य सागरीय थी। समझ में आ रही है बात? उसके बाद में अगला लिख लीजिए, मृदभांड हो गया। अब लिख लो रोमन की सभ्यता, रोमन की सभ्यता, रोमन की सभ्यता 600 ईसा पूर्व, सभ्यता 600 ईसा पूर्व। यह इटली के शहर रोम में है, रोम में पड़ता है, इटली में। ठीक है, यह जो है ना विकसित सभ्यता है, विकसित सभ्यता है। ठीक है, यह कैसी सभ्यता है? तो विकसित सभ्यता है। यह इतना विकसित है ना जी कि आपको क्या बात बताए, यह जो है इतना विकसित है कि इस समय यहाँ के राजा जो है ना अगस्टस एवं जूलियस, इसी समय क्या होते थे, इसमें महल में निवास करते थे जी। ठीक है, अब समझ जाओ कि कितना यह जो है ना फेमस सभ्यता है। ठीक है, तो ये सब बात थोड़ी बताना है। तो रोमन की सभ्यता 600 ईसा पूर्व, रोमन इटली विकसित सभ्यता है। और उसके बाद में फारस की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे पड़ता है जी? तो नील नदी के किनारे। लिख लो, नोट में बात डाल करके, पूछ देगा तो क्या करोगे? मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे। ठीक है, नील नदी के किनारे है। समझ में आई बात? उसके बाद में फारस की सभ्यता, फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व। ठीक है, लिख लो फारस की सभ्यता, फारस की सभ्यता, फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व। यह जो है ना ईरान के पास फारस की सभ्यता है, ईरान के पास, ईरान के पास फारस की सभ्यता, ईरान के पास फारस की सभ्यता है, फारस की सभ्यता है, फारस की सभ्यता है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा? ईरान के पास फारस की सभ्यता है। और लिख लो, यहाँ के लोग जो है ना बिजनेसमैन होते हैं, जिसे फारसी कहा जाता है। ठीक है, बिजनेसमैन होते हैं जिसे फारसी कहा जाता है। और इसकी भी क्या थी? तो यह भी भूमध्य सागरीय थी। ठीक है, तो ईरान के पास फारस की सभ्यता, बस इतना बात याद रखिए। फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व, और उसके बाद में रोमन की सभ्यता 600 ईसा पूर्व। उसके बाद में रोमन की सभ्यता, रोमन ईट में पड़ता है। यह पिरामिड के लिए क्या है जी? प्रसिद्ध है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। अगला लिख लो, हवांगो नदी। ठीक है, यह चीन में पड़ता है। चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो चीन का सिख जो है, चीन का शोक जो है ना, वह हवांगो नदी को ही कहा जाता है। लिख लीजिए, मिटा दे। चलिए अगला, या इसी को पीली नदी की सभ्यता कहा जाता है। हवांगो नदी या पीली नदी, बोलते बोलते तो थक गए, लेकिन फिर भी लक्ष्य वही, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बोलिए। यदि आप इतना बात कर लेते हैं तो फिर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से समझते चलिए। चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए। आप क्या लगाइएगा? पीली नदी सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता। ठीक है, पीली नदी की सभ्यता। यह चीन में बहती है, यहाँ इसमें चीन में बहती है। और यहाँ रह रहे लोगों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर रह रहे लोगों को हवान चाइना कहलाता है। ठीक है, हवान चाइना कहा जाता है, जो आज के समय में है। ठीक है, पीली नदी की सभ्यता, यह कहाँ पर? इसी को हवांगो नदी बोला जाता है, हवांगो नदी। और इसी को चीन का शोक बोला जाता है। यहाँ पर रह रहे लोगों को, पीली नदी के पर रह रहे लोगों को पीली सभ्यता के लोग कहा जाता है। ठीक है, चीन का शोक। ठीक है, हवांगो नदी, हवांगो नदी चीन का शोक, पीली नदी की सभ्यता, या इसी को बोला जाता है हवांगो नदी। इस समय भारत में राजा कौन थे? भारत में राजा अशोक थे। भारत में राजा कौन थे? तो भारत में राजा जो है ना अशोक थे। ठीक है, हवांगो नदी चीन का शोक, पीली नदी की सभ्यता। यहाँ पर रह रहे लोग, यह चीन में पड़ता है जी। ठीक है, यहाँ पर रह रहे लोगों को क्या कहा गया? तो रह रहे लोगों को पीली नदी सभ्यता के लोग कहा गया। और यह जो है ना हवांगो नदी के तहत इसे जानते हैं, जिसे चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में भारत में राजा कौन थे? तो अशोक थे। समझ में आई बात? अब अगला हेडिंग लगा लीजिए, पुरातात्विक, पुरातात्विक। ठीक है, पुरातात्विक। ठीक है, पुरातात्विक दो तरह के हैं, तो एक सिक्का का है। ठीक है, और दूसरा जो है ना आपका अभिलेख का है। ठीक है, अभिलेख का है। पुरातात्विक एक सिक्का हो गया, एक अभिलेख हो गया। सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक क्या हो गया? तो अध्ययन हो गया। न्यूमिस्मेटिक क्या हो गया? अध्ययन हो गया। जैसे सिंधु में क्या मिला? तो सिंधु काल में मिला आपका मिट्टी का सिक्का, मिट्टी का सिक्का। उसके बाद में मिट्टी का सिक्का हो गया सिंधु। मौर्य, सिंधु मौर्य, मौर्य काल में क्या मिला? तो मौर्य काल में आहट मिला, डिजाइनिंग, डिजाइनिंग हो गया, आहट।
पंच, ठीक है, और प्राण, ठीक है, प्राण हो गया चांदी का कुछ अंश, इसमें चांदी का कुछ अंश, ठीक है, चांदी का कुछ अंश। तो सिंधु मौर्य यूनानी यह बात बताए थे। यूनानी काल में कैसा हुआ, तो यूनानी में जो है ना सोने के सिक्के की शुरुआत, सोना की सिक्का, ठीक है, सोना की सिक्का। तो सिंधु मौर्य यूनानी। उसके बाद में चौथा कुषाण, ठीक है, कुषाण में क्या मिला, तो कुषाण में शुद्ध सोना, ठीक है, कुषाण, सिंधु मौर्य यूनानी कुषाण। गुप्त काल में क्या हुआ, तो गुप्त काल में जो है ना कुषाण शुद्ध सोना हो गया। गुप्त काल में जो है ना, गुप्त काल में यहाँ काम गड़बड़ा गई और यहाँ पर क्या हो जाता है, तो अशुद्ध सोना चलने लगती है स्कंद गुप्त के समय, और फिर चांदी की सिक्का आ जाती है। लिख लो, गुप्त काल में अशुद्ध सोना की शुरुआत, अशुद्ध सोना के सिक्का, ठीक है, कब, तो स्कंद गुप्त, ठीक है, एक जगह लिख दिया जी। उसके बाद में गुप्त वंश हो गया, अशुद्ध सोना के सिक्का। कौड़ी का प्रयोग इसी काल में हुआ, कौड़ी का प्रयोग, सिंधु मौर्य यूनानी कुषाण गुप्त। उसके बाद में सातवाहक शीशा का सिक्का। उसके बाद में सिंधु मौर्य यूनानी कुषाण गुप्त, सातवाहक हुमायूं क्या, चमड़ा का सिक्का। उसके बाद में अगला आठवां शेरशाह सूरी के समय दाम रुपया असरफी, दाम हो गया रुपया हो गया और असरफी हो गया, ठीक है, असरफी, ठीक है, असरफी समझ में आई बात। दाम जो है ना छोटा व्यक्ति के लिए, उससे ऊपर तो रुपया, और उससे ऊपर हो गया तो असरफी, ठीक है। उसके बाद में अभिलेख के बारे में बात बता देता हूं कि अभिलेख लिखने की शुरुआत जो है ना दुनिया में, शुरुआत जो है डेरियस करता है, ईरान के शासक डेरियस, ठीक है, ईरान के शासक था। शुरुआत दुनिया में, ठीक है, दुनिया में इसकी शुरुआत लिखना कौन करता है जी, तो अभिलेख लिखने की दुनिया में शुरुआत जो है ना वह डेरियस करता है, ईरान के शासक था। और भारत में कौन करता है, तो अशोक जी करते हैं, भारत में अशोक, ठीक है, अशोक। शिलालेख के बारे में, शिलालेख क्या होता है, अस्थाई लेख को शिलालेख बोलते हैं। जैसे कि पत्थर पर लेख को क्या बोलेंगे, पत्थर पर लेख हो गया। उसके बाद में भित्ति पर लेख हो गया, दीवार पर लेख को भित्ति लेख बोला जाता है। शिलालेख जनरली पत्थर पर, अभिलेख जो है ना पत्थर पर लिखा हुआ लेख को बोला जाता है आपका शिलालेख। उसके बाद में भित्ति पर लिखा गया, दीवार पर लिखा गया भित्ति लेख, स्तंभ पर लिखा गया स्तंभ लेख, ठीक है। यह सब बात इसमें बताई गई है। चलिए मिटा दे, बोलिए समझ में आ रही है तो धन्यवाद, और नहीं समझ में आ रही है तब आपका क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। चलिए मिटा दे। अब विदेशी यात्री के बारे में बात बताते हैं। विदेशी यात्री हेडिंग लगा लीजिए, विदेशी यात्री। इतना आप अच्छा से पढ़ लीजिए तब तो कोई बात ही नहीं है। विदेशी यात्री, चलो हेडिंग लगा लीजिए, विदेशी यात्री में सबसे पहला आपको समझते चलिएगा, हिस्टोरिका के किताब के लेखक कौन है, तो हेरोडेटस, इतिहास के फादर। हिस्टोरिका यहां पर ऐसे लिख देता हूं किताब, ठीक है, और यहां पर लिख देता हूं लेखक किताब हिस्टोरिका हो गया। उसके बाद में जियोग्राफी का, ठीक है, हिस्टोरिका हो गया। उसके बाद में हिस्टोरिका हेरोडेटस लिखते चलो, हेरोडेटस, ठीक है, हेरोडेटस इतिहास के फादर। उसके बाद में नेचुरल हिस्टोरिका, ठीक है, इसका भी लेखक कौन है, तो नेचुरल हिस्टोरिका हो गया। और प्लिनी, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक प्लिनी। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है, प्लिनी। उसके बाद में उसके बाद में अगला क्या लिखेगा, तो टालमिया जियोग्राफिका के लेखक टालमी। उसके बाद में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेंसी, अज्ञात व्यक्ति है जी, पता ही नहीं चला कि कौन लिखा है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेंसी अज्ञात व्यक्ति। उसके बाद में
की, फो क्यू की के लेखक फाहियान। फाहियान कहाँ से आया था? यह चीन से आया था जी, चीन से आया था। और इसमें क्या किया है? चीनी का वर्णन किया है, चीन का वर्णन इसमें है, चीन का वर्णन किया है। ठीक है, फाहियान कहाँ पर आता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। फो क्यू की, अगला लिख लो सी क्यू की, सी क्यू की, यह इसका लेखक वेनसोंग। हेवेनसोंग किसके दरबार में भारत आता है जी? तो हर्षवर्धन के दरबार में भारत आता है, हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन कल की क्लास में कराए हैं। सी क्यू की, उसके बाद में इंडिका, 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 मेघा अस्थनीज, मेघा अस्थनीज। ठीक है, सेलुकस निकेटर का उत्तराधिकारी, सेलुकस, सेलुकस निकेटर का उत्तराधिकारी है जी, सेलुकस निकेटर, निकेटर, सेलुकस निकेटर का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी किसके दरबार में यह भारत आया? ठीक है, तो यह भारत आता है, आपका बता देते हैं, तो यह भारत आता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह भारत आता है। इंडिका, इसी में भारत का वर्णन किया गया है, भारत का वर्णन इसी में किया गया है इंडिका पुस्तक में। उसके बाद में और क्या लिखेगा? सी क्यू की हो गया, इंडिका हो गया, और कदामरी के लेखक वान भट्ट। ठीक है, अभी सब नहीं लिखेंगे, तो भारत में है। ठीक है, मुस्लिम वाला, कुछ मुस्लिम किताब के बारे में लिख लीजिए, मुस्लिम के बारे में। ठीक है, जैसे किताबुल ए हिंद, किताबुल, किताबुल ए हिंद, किताबुल ए हिंद के लेखक कौन है? बताइए, जगह पढ़ रहा है जी, कम पढ़ रहा है जगह। किताबुल ए हिंद, ठीक है, किताबुल ए हिंद के लेखक कौन है? मतला ए साहिन के लेखक कौन है? रेहला के लेखक कौन है? और मानसून के लेखक कौन है? ठीक है, तो बताइए इस सब का लेखक कौन है? तो किताबुल ए हिंद अल-बरूनी, अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी। दूसरा हो गया आपका मानसून, मानसून, मानसून के अलमसूदी, अलमसूदी, अलमसूदी। उसके बाद में तीसरा अब्दुल रजाक, मतला ए साहिन, मतला ए साहिन, मतला ए साहिन, मतला ए साहिन के लेखक कौन है? तो अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक। और रेहला, रेहला, रेहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता, इब्न, इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता। यह सब क्या है जी? तो यह सब किताब की नाम बता दी, और यहां से सवाल कहीं ना कहीं देखते हैं छपते हुए। ठीक है, अब चलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बताते हैं, मिटा दें। चलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बताते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बता देता हूं। वैदिक काल, तब ना बौद्ध धर्म और जैन धर्म। देखो, पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन हमेशा होता है वह चीज पढ़ने से जो परीक्षा में पूछी जाती है। आपको भी दोस्त पता है कि देखो कितना मेहनत कर रहे हैं, आपका रिवीजन करा रहे हैं, अच्छा से यदि पढ़ लिए यह क्लास तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, वादा है, ठीक है, वादा है मेरा। ठीक है, चलिए आप अगला हेडिंग लगा लीजिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। एक से अच्छा है ना कि मैं क्या करता हूं, अब वैदिक काल में चलता हूं। ठीक है, वैदिक काल में चलता हूं, उपनिषद वगैरह के बारे में दिखा देंगे, जैन धर्म के बारे में दिखा देंगे, बौद्ध धर्म के बारे में दिखा देंगे, वेदांत के बारे में दिखा देंगे, वेद वगैरह जो है इसी के में दिखाना है ना। तो चलिए क्या लिखना है, अब हेडिंग लगा लीजिए वैदिक काल, वैदिक काल, वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल, इसका कालखंड कब से कब तक है जी? तो इसका कालखंड आपका है 2500 बीसी से लेकर के 2500 बोल रहे हैं, 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। ठीक है, 1500 से लेकर 600, 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी, 600 बीसी। और सिंधु काल की जानकारी जो है ना कब से है? तो सिंधु की, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता काल की जो है ना 2500 से लेकर के 1750 बीसी। ठीक है, 1750 बीसी। वैदिक काल में दो कालखंड बन जाता है, एक होता है ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का कालखंड 1500 से 1000, और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600, 1000 से 600 बीसी। याद रखिएगा, ऋग वैदिक काल में जाति जो है ना कर्म के आधार पर, जाति कैसे निर्धारित, जाति निर्धारित होती थी कर्म के आधार पर। जो जूता सी दिया तो चमार हो जाएगा, बाल बना दिया हजाम हो जाएगा। जाति निर्धारित कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर
ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जाति निर्धारण वंश के आधार पर, जाति निर्धारण वंश के आधार पर, उसके बाद में वैदिक काल के जो है ना लोग किसको महत्व देते थे, पितृसत्तात्मक थे, ठीक है, पितृसत्तात्मक थे। और यहाँ का व्यवसाय क्या था, तो कृषि प्लस पशुपालन, ठीक है, बोलिए। इसकी जो है ना लोग किसको महत्व देते थे, महत्व जो है ना सभ्यता कैसी थी, वैदिक काल की सभ्यता मातृसत्तात्मक की पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक। वैदिक काल की सभ्यता, वैदिक काल का सभ्यता कैसा था, तो पितृसत्तात्मक था, जबकि सिंधु सभ्यता का मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक। उसके बाद में अगला लिख लीजिए वैदिक काल के, उसके बाद में काल का सभ्यता पितृसत्तात्मक। और एक बात बड़ा बढ़िया बताना चाह रहे जी, दिमाग से निकल गया, वैदिक काल का सभ्यता पितृसत्तात्मक, ठीक है। वैदिक काल का देवता इंद्र भगवान, वैदिक काल का महत्वपूर्ण देवता, वैदिक काल का महत्वपूर्ण देवता कौन है, तो महत्वपूर्ण देवता है आपका इंद्र भगवान। वर्षा के देवता है जी, आग के देवता अग्नि, जंगल के देवता सोम, ठीक है, रुद्र भगवान शंकर, मारुति वायु के देवता, ठीक है। तो वैदिक काल का सभ्यता पितृसत्तात्मक, वैदिक काल महत्वपूर्ण देवता इंद्र हो गए, वर्षा हो गया। और उसके बाद में इस समय जो है ना बहुत ही बढ़िया एक बात आपको बताते हैं कि इस समय जो है ना किसी का गाय भूला जाता था तो राजा जो है ना गाय खोज करके देते थे वैदिक काल में, ठीक है, राजा जो है गाय खोज करके वैदिक काल में देते थे। समझ में आ रही है बात, बोलिए, जिसको अनन्या कहा जाता है, ठीक है। हाँ चलो अब सब कुछ ठीक ठाक, ठीक है। वैदिक काल का सभ्यता पितृसत्तात्मक, वैदिक काल महत्वपूर्ण देवता इंद्र हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर जो टैक्स लिया जाता था उसको बलि कहा जाता था, ठीक है। टैक्स लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था जिसे बलि कहा जाता है, ठीक है, टैक्स लिया जाता था जिसे बलि कहा जाता है, ठीक है, बोलिए। तो ऋग वैदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया। अब इसमें क्या बताना है, तो अब इसमें बताना है कि वैदिक काल की कुछ कुछ जो है ना वह नदी आ जाता है, इसलिए चलो ध्यान से बात को समझते चलिएगा, ठीक है। चलो इसमें नदी वगैरह के बारे में बता देता हूं। नदी, नदी क्या हो जाएगा, नदी तो यहां पर देखो झेलम नदी, झेलम नदी देखो टॉपिक ब्रेन में तो रहता ही है। झेलम, झेलम को बोला गया है वितस्ता, वितस्तता, वितस्ता। उसके बाद में झेलम, उसके बाद में अगला सिंधु, सिंधु को सिंध बोला गया है, सिंधु को सिंध। तीसरा राबी, राबी को परुशनी, राबी को परुशनी बोला गया है। उसके बाद में राबी परुशनी, और क्या लिखेंगे, राबी परुशनी। गंडक सदानीरा, गंडक सदानीरा, गंडक सदानीरा, ठीक है। चिनाव, चिनाव अस्कनी, चिनाव को बोला गया है अस्कनी, अस्कनी, ठीक है, चिनाव अस्कनी। छठा राबी परुशनी हो गया, गंडक सदानीरा। व्यास विपाशा, व्यास विपाशा, ठीक है, व्यास विपाशा, झेलम वितस्ता सिंधु सिंध राबी परुशनी गंडक सदानीरा, व्यास विपाशा चिनाव अस्कनी झेलम वितस्ता। और बताइए और कोई नदी छूट गया हो तो, ठीक है। एक नदी और एक आध दो नदी जो है ना वह छूट रहा है आपका, सरस्वती घग्गर बोल रहे थे बार बार ना, सरस्वती, सरस्वती घग्गर नदी यहीं पर बताया गया है जी, घग्गर, ठीक है, घग्गर। यहाँ पर षष्ठ दर्शन की बात कही गई है। षष्ठ दर्शन में कौन कौन है, तो षष्ठ दर्शन लिख लो, षष्ठ दर्शन, षष्ठ दर्शन में कौन कौन आ जाएगा, तो षष्ठ दर्शन में आपका आ जाएगा न्याय, उसके बाद में अगला पतंजलि, न्याय हो गया। सांख्य लिख लो, न्याय, न्याय जो है ना वह गौतम, ठीक है, न्याय गौतम। उसके बाद में दूसरा सांख्य, सांख्य कपिल, सांख्य कपिल। तीसरा पतंजलि, पतंजलि रामदेव, बाबा रामदेव। उसके बाद में वादरायण, वादरायण, जैनिनी, जैनिनी, ठीक है, जैनिनी। पांचवा उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और छठा पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ठीक है, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा। यहाँ पर वादरायण, वादरायण, जैनिनी, यहाँ पर कनाड जी, जैनिनी यहाँ लिख दिए, यहाँ कनाड, और यहाँ वादरायण, यह जो है ना वादरायण, और यहाँ जो है ना जैनिनी, जैनिनी, ठीक है। तो यह क्या है आपका षष्ठ दर्शन है वैदिक काल का, ठीक है, षष्ठ दर्शन है। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, यह सब बात याद रखिएगा। अब जो है ना अब हम बताते हैं वेद के बारे में, ठीक है। यहाँ पर वेद जो है ना कितने वेद है, तो यहाँ पर 4 वेद की बात कही गई है,
ठीक है, पहले जो है ना वेद शुरुआत में कितना था, तो शुरुआत में वेद जो है ना आपका 3 गो था, ऋग वेद, सामवेद और यजुर्वेद। बाद में जो है ना अर्थर्वेद जुट गया और यह 4 वेद बन गए, इसीलिए पहले 3 था तो त्रैवेद कहलाता था। चलिए मिटा दे, बोलिए, चलो ध्यान से समझते चलिए। अच्छा यहाँ पर व्यवसाय देखो बता रहे थे, वही सोच रहे थे ना कि क्या छूट रहा है। वैदिक काल का व्यवसाय कैसा है, तो व्यवसाय जो है ना कृषि प्लस पशुपालन, पशुपालन, ठीक है। यहाँ पर पितृसत्तात्मक थी, जबकि सिंधु का क्या था, तो सिंधु का जात था ना, सिंधु का कृषि भी था, कृषि था और प्लस में क्या लिखिएगा, व्यवसाय था, व्यवसाय था। और यहाँ पर कृषि प्लस पशुपालन है, मिटा दे। चलिए, वैदिक काल का व्यवसाय कृषि प्लस पशुपालन, यह सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। और जो भी छूट गया वो तो डिटेल में बताए हुए ही है जी। चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए, वेद। वेद, वेद, वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है जी। वेदों का अंग वेदांग 6 गो है, व्याकरण, ज्योतिष, निरूक्त, शिक्षा, कल्प, छंद, ठीक है। पूछ देगा तो बत्ती गुल हो जाएगी, इसलिए ध्यान से समझते चलिए। वेद, वेद कितने हैं, तो वेद जो है ना शुरुआत में 3, शुरुआत में 3, शुरुआत में 3, लेकिन बाद में, शुरुआत में 3 लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में 4, ठीक है। 3 था शुरुआत में, इसीलिए इसको त्रैवेद बोला गया, त्रैवेद बोला गया। शुरुआत में 3 इसीलिए त्रैवेद। पहला लिख लीजिए यहाँ पर ऋग्वेद, ऋग्वेद। दूसरा लिख लीजिए ऋग्वेद के बाद अगला ऋग्वेद सामवेद, ठीक है, ऋग्वेद सामवेद। तीसरा ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। उसके बाद में अगला ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अर्थर्वेद, ठीक है, अर्थर्वेद, ठीक है। अर्थर्वेद, इसका ज्ञाता कौन है जी, तो इसके ज्ञाता को बोला जाता है आपका, 1 मिनट, सब बता रहे हैं, ठीक है। इसका पहला वेद हो गया। यहाँ पर अब उपवेद की बात करता हूं, इसका उपवेद कौन है, ऋग्वेद का आर्यवेद, आर्यवेद, ठीक है, आर्यवेद। सामवेद का कौन हो जाएगा, सामवेद का गंधर्वेद, गंधर्वेद, ठीक है। उसके बाद में सामवेद, गंधर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, धनुर्वेद और अर्थर्वेद का शिल्पवेद, ठीक है, शिल्पवेद। इसका ज्ञाता कौन हो जाएगा, तो वेद ज्ञाता, वेद ज्ञाता हो गया। और उसके बाद में उपवेद के ज्ञाता, उपवेद ज्ञाता, ठीक है, उपवेद ज्ञाता, समझ में आई बात। वेद ज्ञाता, आर्यवेद, ऋग्वेद, आर्यवेद के ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है, तो ऋग्वेद के ज्ञाता होत्रु, ठीक है, होत्रु, उद्गथा, अर्धव्यू, ठीक है, अर्धव्यू। और यहाँ पर ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा। आर्यवेद के ज्ञाता कौन है, उपवेद, तो प्रजापति, प्रजापति, नारद, प्रजापति नारद, विश्वामित्र और विश्वकर्मा, विश्वकर्मा। पानी पड़ने लगी, हो सकती है लाइट जाएगी, ठीक है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ लिख लो। अच्छा, ऋग्वेद में क्या बात कही गई है जी, ठीक है, यहीं पर क्लास को अंत कर देता हूं, ठीक है। और कल में जैन धर्म बौद्ध धर्म को लपेट लेते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, बोलिए जल्दी जल्दी। ऋग्वेद में क्या कहा गया है, तो ऋग्वेद में श्लोक, श्लोक मंत्र, ठीक है, श्लोक मंत्र की चर्चा, श्लोक मंत्र की चर्चा। और ऋग्वेद से सवाल पूछता है, 1028 जो है ना इसमें सूक्त है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त, 10 मंडल है, ठीक है। तीसरा मंडल जो है ना, तीसरा मंडल, तीसरा मंडल, तीसरा मंडल गायत्री मंत्र पर भूत है। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र महत्वपूर्ण है जी। गायत्री मंत्र तीसरा मंडल में क्या कहा गया है, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्वकर्मा जी इनके लेखक है, ठीक है। विश्वकर्मा बोले रे भाई, विश्वामित्र जी, ठीक है। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र। सातवां मंडल, सातवां मंडल युद्ध में हथियार काम आने वाली, ठीक है, युद्ध में काम आने वाली हथियार, युद्ध में काम आने वाली हथियार, ठीक है, हथियार, हथियार, हथियार हो जाएगा, हथियार। उसके बाद में नौमा क्या हो जाएगा, नौमा में सोम देवता जंगल का
सोम देवता ऋग्वेद का हो गया। उसके बाद में दूसरा ऋग्वेद के बाद अगला क्या है आपका सामवेद, संगीत की चर्चा। सामवेद में क्या है तो संगीत है। तीसरा आपका हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या लिखा गया है तो झगड़ा लड़ाई में आपका जो भी हथियार है, ठीक है, झगड़ा लड़ाई की बात, झगड़ा लड़ाई की चर्चा किस में है, झगड़ा लड़ाई की चर्चा, यह सब यजुर्वेद में है। और उसके बाद में अगला लिख लीजिए चौथा अर्थर्वेद। अर्थर्वेद, ठीक है, अर्थर्वेद में क्या है जादू टोना, जादू टोना, ठीक है, जादू टोना किस में है तो जादू टोना जो है ना बाबू सोना नहीं जी, जादू टोना की चर्चा जो है अर्थर्वेद में है। और ब्राह्मण ग्रंथ लिख लीजिए, कभी कभी ब्राह्मण ग्रंथ भी खूब पूछता है तो ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ पहला जो है ना ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय तथा कौशिकी, ऐतरेय एवं कौशिकी, ऐतरेय एवं कौशिकी, ठीक है, ऐतरेय एवं कौशिकी। ऋग्वेद के बाद सामवेद, सामवेद 25, ठीक है, 25। और उसके बाद में तीसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद का क्या हो जाएगा, यजुर्वेद का हो जाएगा आपका तैतरेय एवं शतपथ, तैतरेय एवं शतपथ, शतपथ। और चौथा हो जाएगा आपका यजुर्वेद हो गया अर्थर्वेद का गोपथ, अर्थर्वेद का गोपथ, ठीक है। तो यह क्या थी आपका पूरा जो है ना वेद से संबंधित थी। 1 मिनट देखते हैं बारिश हो रही कि नहीं, बारिश होगा तो क्लास को अंत करेंगे और नहीं तो अभी और आगे बताएंगे, ठीक है, बना रहिएगा 1 मिनट। चलिए बारिश हो रही है, कल की क्लास में क्या करेंगे अंत कर देंगे। 1 घंटा 10 मिनट हमने बाबू मेरे दोस्त मेरे भाई क्या किया, हमने जम करके पढ़ाया। बताइए हमने जम करके पढ़ाया तो बताइए क्लास कैसा लगा। हम जो है सिलेक्शन सीरीज का पहला लेक्चर में अपनी तरफ से क्या किए हैं बेस्ट प्रयास किए हैं। कल जो है इसी तरह से और खींचेंगे। हो सकता है कि कल की क्लास में जो है उत्तर भारत के इतिहास को लपेट दे। प्रयास तो हमारी यही रहेगी, अगर कल नहीं होगा तो परसों रहेगा भी नहीं। 3 क्लास काफी होगा, ठीक है। और सब बात बता रहे हैं, इतना क्लास कर लीजिए, फिर कहीं पर दिक्कत नहीं होगा मेरे दोस्त। तो क्या करते हैं हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, इतिहास में ही आगे के बात को बताएंगे, ठीक है। सिलेक्शन सीरीज का लेक्चर नंबर 2 क्या करेंगे कल बात बताएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं एक अच्छा बात के साथ मिलते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, वासुदेव आजीवक संप्रदाय हो जाएगा। उसके बाद में भागवत धर्म हो जाएगा, वैष्णव धर्म हो जाएगा, फिर मगध महाजनपद आ जाएंगे और 7 वंशों ने कैसे शासन किया वो सबको बताएंगे। और वहां से सवाल आती भी है तो कल की क्लास में यह सबको लपेट लेता हूं। तब तक के लिए बना रहिएगा। क्लास अच्छा लगी तो लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक तो जरूर मारिएगा, ठीक है। हम अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। मत करिए चैनल को सब्सक्राइब, मत करिए शेयर मेरे दोस्त। सिलेक्शन तो कम से कम ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पढ़ने सिलेक्शन लेने आए हैं, ठीक है, नहीं कि सब्सक्राइब और शेयर करने आए हैं। तो अच्छा से पढ़िए। बेहतर लगी क्लास तो धन्यवाद। हम अपने तरफ से क्या किए हैं बेस्ट प्रयास किए हैं। तो हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।